अगर आपको लगता है कि साल भर इंग्लिश में ठीक से पढ़ नहीं पाए, इंग्लिश में समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ठीक से समझ नहीं आता और एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय वर्ड्स नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते, तो मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो यहाँ समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो आपको दिमाग में बैठाया जाएगा, उसी को समझकर आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख पाएँगे। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज़ योर एल्डर ब्रदर अमित गुप्ता और मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इस वीडियो में चाहे वो आप जैक बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई के, इस वीडियो में हार्टली वेलकम करता हूं। तो भाइयों और बहन, मैं आपको एक बात साफ-साफ बता देना चाहता हूँ, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ग्रामर कमज़ोर है, स्पेलिंग में डर लगता है, फिर भी अगर आप इसे पूरी तरह से लास्ट तक सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं और परफेक्ट नहीं लेकिन पास होने से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में रट कर रोट लर्निंग सवाल नहीं आते हैं, बोर्ड समझ पर सवाल पूछता है और यही काम हम यहाँ करेंगे। समझेंगे, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सालों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को एक-एक बार ज़रूर पढ़िएगा और क्योंकि शॉर्ट आंसर्स पढ़कर ही आप लॉन्ग आंसर लिखना सीखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम इंग्लिश का पहला चैप्टर्स मतलब पहला फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर्स शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को लिखा गया एक पत्र, यानी कि यह कहानी विश्वास, फेथ पर आधारित है। राइटर का नाम जीएल फ्यूएंट्स है। जीएल फ्यूएंट्स ने इस कहानी को लिखा है, इस स्टोरी को लिखा है। अब कहानी को आराम आराम से समझते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर लेंचो है। याद रखिएगा, लेंचो एक किसान है, एक गरीब किसान है। लेंचो क्या उगाता है? लेंचो मक्का उगाता है। कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्का। वह अपने खेत में पूरे मेहनत से फसल उगाता है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी फसल यानी कि हार्वेस्ट पर टिकी हुई थी। बारिश की ज़रूरत लेंचो को बारिश की बहुत ज़रूरत थी। रेन यानी कि बारिश। वह रोज़ आसमान की तरफ देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, हे मेरे दाता, आप मुझे बारिश दे दीजिए। लेकिन अच्छी बारिश नहीं होती है। हेलस्टॉर्म बहुत यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अचानक जो बारिश, वह बारिश नॉर्मल नहीं थी, वह थी हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों की बारिश, यानी कि आसमान से बर्फ जैसे गोल गोल टुकड़े गिरना, है ना। फसल का नाश, ओलों की बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। एक भी पौधा सही से नहीं बचा और लेंचो की मेहनत, उसका सपना सब खत्म हो गया। अब उसके सामने भूख और गरीबी थी। फेथ यानी कि विश्वास। लेकिन लेंचो निराश हुआ। उसका विश्वास था, फेथ विश्वास था कि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो उसने लेटर गॉड को लेटर लिखता है। लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। वह लिखता है कि हे भगवान, मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आप मुझे प्लीज़ 100 पैसों भेज दें। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और चाहिए। 100 पैसों यानी कि 100 पैसे। पोस्ट ऑफिस का सीन। लेंचो यह पत्र पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस के लोग जब यह पत्र पढ़ते हैं तो पहले तो वो हंसते हैं, लेकिन फिर उन्हें लेंचो के विश्वास पर दया आ जाती है। पोस्ट मास्टर की मदद। अब यहाँ डाकघर का मुखिया सोचता है कि इतना सच्चा विश्वास आजकल बहुत रेयर है। वह अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करता है। कुछ पैसे वह खुद भी देता है, लेकिन वह पूरे 100 पैसे नहीं जुट पाता है। वह सिर्फ 70 पैसे यानी कि 70 पैसे ही इकट्ठा कर पाता है। लेंचो की सोच सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। जब लेंचो को 70 पैसे मिलते हैं तो वह खुश नहीं होता। वह गिनता है और कहता है, हे भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे, लेकिन आपने 70 पैसे ही दिए। इस बार मैं आप फिर से लेटर लिखता है और उन लोगों को क्रूक्स बोलता है। दूसरा पत्र जब लेंचो लिखता है, भगवान को दूसरा पत्र लिखता है और लिखता है कि हे भगवान, बाकी के 30 पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों के थ्रू मत भेजना, उनके द्वारा मत भेजना, आप खुद मुझे दे देना, वे सब चोर हैं। चैप्टर का मेन मैसेज, लेंको का विश्वास अटूट था। उसका विश्वास भोला था, लेकिन वह इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। अंधा विश्वास भी कभी कभी गलत हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें। लेंचो एक किसान था। कॉर्न यानी कि मक्का उगाता था। हार्वेस्ट, वह फसल का इंतजार करता था। हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों की बारिश हो गई। फेथ यानी कि विश्वास। क्रुक्स यानी कि बेईमान लोग।
चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब है नेल्सन मंडेला का आज़ादी तक का एक लंबा संघर्ष। यह चैप्टर किसी और ने नहीं, खुद नेल्सन रोलिहलाना मंडेला ने लिखा है। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, यानी उनकी खुद की ज़िंदगी की सच्ची कहानी। इस चैप्टर में मंडेला बताते हैं कि आज़ादी सिर्फ चेन्स टूटने का नाम नहीं है, बल्कि सोच, डर और नफ़रत से मुक्त होना भी आज़ादी है। साउथ अफ्रीका में उस अपार्थाइड सिस्टम था जहां गोरे लोग को खुद को सुपीरियर समझते थे और काले लोग को इन्फीरियर मानकर उन पर जुल्म किया जाता था। यहाँ मंडेला एक बहुत गहरी बात कहते हैं ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बारे में। ऑपरेसर यानी कि जुल्म करने वाला, और ऑपरेस्ड यानी जुल्म को सहने वाला। मंडेला के अनुसार दोनों ही अपने अपने स्थान पर टोटली गलत है। ऑपरेसर दूसरों की आज़ादी छीनना, लेकिन असल में वो अपनी इंसानियत भी खो देता है। वो हैट्रेड और पावर के नशे का प्रिजनर बन जाता है। और ऑपरेस्ड, अगर वो डर, नफरत और बदले की भावना में जीने लगे तो वो भी अंदर से आज़ाद नहीं रह पाता। इसलिए मंडेला कहते हैं ऑपरेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड एंड ऑपरेस्ड इज़ अ प्रिजनर ऑफ फियर। यानी जुल्म करने वाला भी अपराधी है और जुल्म सहकर नफरत में जीने वाला भी उतना ही गलत है। उसकी जुल्म जंजीर में बंधा रहता है। ट्रू फ्रीडम तब आती है जब ऑपरेसर ऑपरेशन छोड़ दे और ऑपरेस्ड हैटर छोड़ दे। मंडेला यह भी कहते हैं कि करेज मीन्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर। डर का ना होना बहादुरी नहीं है, डर के बावजूद सही रास्ता चुनकर असली बहादुरी है। इस चैप्टर में मेन थीम है आज़ादी इनविजिबल देती है। हम समाज के व्यक्ति को गुलाम नहीं समझ सकते। यही सोच नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को इतना महान बनाती है। चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका मतलब होता है उड़ान से जुड़ी दो कहानियाँ। ये चैप्टर में दो अलग अलग लेखकों की दो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पहली कहानी पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम फ्लेहर्टी ने। इस कहानी में एक यंग सीगल की बात की गई है। यंग सीगल यानी कि समुद्र के किनारे रहने वाला पक्षी। यह सीगल उड़ना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है। उसके पंख पूरी तरह सही हैं, उसके अंदर उड़ने की कैपेबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो खुद पर भरोसा नहीं करता। उसके माँ-बाप, उसके भाई-बहन सब उड़ चुके हैं, लेकिन वह अकेला चट्टान पर बैठा रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं उड़ूँगा तो फिर गिर जाऊँगा। यह स्टोरी में हमें बताती है कि फ़ियर इज़ मोर डेंजरस देन फेलियर। असफलता से ज़्यादा खतरनाक होता है। और डर जब सीगल भूखी थी तो भूख के कारण वो लास्ट में उड़ ही जाती है। फिश का टुकड़ा जब लेकर आती है तो जब वो देखती है तो उड़ ही जाती है। तो सीगल डर भूल कर फिश की तरफ जंप करता है। यही मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। वह गिरता नहीं है, बल्कि उसके पंख अपने आप उड़ने लगते हैं। मैसेज क्या है? कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एक्शन, नो बिफोर, है ना? पहले कदम उठाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। इस कहानी का मेन मैसेज है, अगर अपना डर को ख़त्म करना है तो कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2। इस चैप्टर की दूसरी कहानी आती है द एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। यह कहानी एक पायलट की है जो नाइट फ्लाइट में पेरिस से लंदन जा रहे थे। क्लाउड्स में फंस जाता है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। रेडियो सिग्नल नहीं मिलता। फ्यूल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। यहाँ पायलट अकेला डरा हुआ था, लेकिन पैनिक नहीं करता। अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उसका पायलट उसे फॉलो करने का सिग्नल देता है। यह ब्लैक एरोप्लेन उसे स्टॉर्म से बाहर निकालता है, सेफ रनवे तक पहुँचा देता है। जब एयरपोर्ट पर उतरता है तो कंट्रोल रूम से पूछता है तो उसे बताया जाता है कि ऐसा कोई था ही नहीं, आसमान में ऐसा कोई तो था ही नहीं। राइटर यहाँ कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आइडिया देता है कि समटाइम्स हेल्प्स कम्स व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड। इस स्टोरी का मेन थीम है होप, फेथ और प्रेजेंस ऑफ अनसीन हेल्प। पहली कहानी में फ्लाइट का मतलब था खुद पर भरोसा। दूसरी कहानी में फ्लाइट का मतलब है मुश्किल समय में उम्मीद। पूरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी डर के बावजूद उड़ना पड़ता है, और कभी-कभी हमें भरोसा रखना पड़ता है कि कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। यही कहानी है कि इस चैप्टर का नाम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है।
चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका सीधा और आसान हिंदी मतलब है एनी फ्रैंक की डायरी से। यह चैप्टर किसी कहानीकार ने नहीं लिखा है, बल्कि यह ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है, यानी कि यह खुद एनी फ्रैंक की लिखी हुई डायरी से लिया गया है। एनी फ्रैंक एक जेविश लड़की थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय नाजियों के डर से अपने परिवार के साथ छुप कर रहने को मजबूर थी। पार्ट 1, एनी फ्रैंक और उसकी डायरी किट्टी। एन्ने को लगता था कि उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे वह खुलकर दिल की बातें कर सके। इसलिए वह अपनी डायरी को इमेजिनरी फ्रेंड मान लेती है और उस पे ही सारा जो भी लिखती है अपने अपने बारे में कि वो कैसी है, कैसा करना चाहती है। डायरी का नाम था किट्टी। एनी फ्रैंक के लिए डायरी सिर्फ एक नोटबुक नहीं थी, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त थी। यहाँ एनी एक बहुत फेमस लाइन लिखती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसका मतलब हिंदी में है कि कागज इंसानों से ज़्यादा सब्र वाला होता है। इंसान बीच बीच में टोक देता है, जज करता है, लेकिन कागज चुपचाप सब सुन लेता है। पार्ट 2, एनी का स्कूल लाइफ और टीचर। एनी अपने स्कूल के बारे में भी बताती है। वह कहती है कि उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे, खासकर एक टीचर मिस्टर कीजिंग। एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी, यानी कि वह टॉकेटिव थी। इसी वजह से मिस्टर कीजिंग उसे पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा एसेज लिखने को देते थे। लेकिन एनी ने पनिशमेंट को डर की तरह नहीं लिया। उसने हर एसे को मज़ेदार और समझदारी के साथ लिख दिया, मतलब हर बार कुछ न कुछ अलग। उसकी राइटिंग इतनी स्मार्ट थी कि आखिरी में टीचर भी उससे नाराज़ नहीं रह सकते थे। यहाँ हमें यह हमें सिखाता है कि अगर दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सज़ा भी मौका बन सकती है। चैप्टर का मेन थीम बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। इस चैप्टर के मेन थीम को सिंपल हिंदी में समझते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन। एनी अकेले महसूस करती थी, दुनिया से हट चुकी थी कर चुकी थी। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद की बात खुलकर कहना। एनी अपनी फीलिंग्स को डायरी के जरिए बाहर निकालती थी। पावर ऑफ राइटिंग, लिखने की ताकत। राइटिंग ने एनी को मेंटली स्ट्रांग बनाया। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, सोचने की आज़ादी। भले ही वह बाहर से कैद थी, लेकिन उसके थॉट्स आज़ाद थे। मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि अगर इंसान अकेला भी हो, अगर हालात बहुत मुश्किल भी हों, तो अपने विचारों को रखा जा सकता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि इंसानियत की सीख है। चैप्टर 5, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक, यानी कि भारत की झलकियाँ। इस चैप्टर में भारत के 3 अलग अलग हिस्सों की 3 अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। पार्ट 1 का विषय, इस पार्ट में गोवा के पुराने समय के बेकर यानी कि पाव बनाने वाले के बारे में बताया गया है। गोवा में जब पोर्टुगीज लोग रहते थे, तब तब से यहाँ बेकिंग ट्रेडिशन चली आ रही है। उस समय बेकर को पैड्रे कहा जाता था। जब गोवा भी जब भी गोवा में सुबह-सुबह बेकर आता था और दरवाजे पर ब्रेड डालकर चला जाता था, बच्चों को खासकर ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे, जो ब्रेड से बनी मोटी रोटियां होती थीं। शादी, त्योहार और खास मौक़ों पर बोल और केक्स ज़रूर माने जाते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गोवा में ब्रेड सिर्फ खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि कल्चर का हिस्सा था। बेकर की पहचान उसकी फ्रॉक लाइन ड्रेस से होती है। मेन मैसेज पार्ट 1 यहाँ, यह पार्ट में हमें बता दी है कि ट्रेडिशंस समय ही साथ नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, बल्कि उससे हमें सीखनी चाहिए। पार्ट 2 का हिस्सा, यानी कि कुर्ग, जिसे कुडाग्यू भी कहते हैं, इसकी नेचुरली ब्यूटी और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है कि कुर्ग कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह जगह कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कि कॉफ़ी के बागानों के लिए फेमस है। यहाँ के लोग बहुत ब्रेव और डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं। कहा जाता है कि कुर्ग के लोग ग्रीक या अरब के लोगों के डिसेंडेंट्स हैं। यहाँ के लोग इंडियन आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नेचर डिस्क्रिप्शन, कुर्ग में हरे भरे जंगल, नदियाँ और वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं। यह जगह रेनी सीजन में बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत मनभावन लगती है। मेन मैसेज पार्ट 2। यह पार्ट हमें सिखाता है कि नेचर और कल्चर मिलकर किसी जगह की पहचान बनाते हैं।
पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर का पार्ट में असम की चाय और चाय के इतिहास के बारे में बताया गया है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी में दो दोस्त प्रंजोल और राजवीर हैं। वे असम की यात्रा करते हैं, जहां राजवीर चाय के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें बताता है। राजवीर बताता है कि चाय सबसे पहले चीन में खोजी गई थी। टी गार्डन डिस्क्रिप्शन असम में दूर दूर तक टी प्लांटेशंस फैली हुई हैं। टी प्लकर्स दिन भर मेहनत करके चाय की पत्तियां तोड़ते हैं। फनी बिलीव राजवीर यह भी बताता है कि कुछ लीजेंड्स के अनुसार चाय की संत की पलकों से उगी थी। यह हमें दिखाता है कि किसी चीज़ के साथ कहानियाँ भी जुड़ जाती हैं। मेन मैसेज पार्ट 3। यह पार्ट बताता है कि हम रोज़ जिन चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे बहुत ही लंबा इतिहास होता है। ओवरऑल मैसेज ऑफ चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमें यह सिखाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। गोवा की ब्रेड कल्चर, कुर्ग की ग्रीनरी और ब्रेवरी, असम की टी प्लांटेशन सब मिलकर भारत को खास बनाते हैं। चैप्टर 6 मिजबिल द ऑटर का मतलब होता है ऑटर का मतलब होता है ऊदबिलाव, जो एक वाटर एनिमल है और बहुत प्लेफुल होता है। यह चैप्टर लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। यह एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है पर आधारित कहानी है, यानी कि लेखक खुद की सच्ची कहानी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है इराक देश से, जहां लेखक गैविन मैक्सवेल अपने दोस्त के साथ रहता था। वहां उसके उदबिलाव का बच्चा मिलता है, जिसे वह पालने पालने लगता है। लेखक उसका नाम मिजबिल रखता है, जिसे प्यार से मिज भी कहता है। मिज का बिहेवियर मिज बहुत ही प्लेफुल और इंटेलिजेंट एनिमल था। उसे पानी बहुत पसंद था। वह बाथरूम में नल खोलकर पानी से खेलता था। वह रबर बॉल, पिंग बॉल, छोटी छोटी चीज़ों से खेलता था। और यह दिखाता है कि जानवर भी इमोशंस और इंटेलिजेंस रखते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब लेखक इंग्लैंड वापस जाना चाहता है, तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है कि एयरलाइंस जानवरों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं देती है। बहुत स्ट्रगल के बाद मिजबिल एक बॉक्स में यात्रा करनी पड़ती है। जर्नी के दौरान मिजबिल बहुत परेशान हो जाता है और बॉक्स को तोड़ देता है। इमोशनल मोमेंट जब लेखक बॉक्स खोलता है तो मिजबिल का हालत ख़राब हो गया होता है। लेखक को गिल्ट होता है कि उसने मिजबिल को इतनी परेशानी में डाला। इंग्लैंड पहुंचने के बाद लोग पहली बार ऑटर देखते हैं। लोग मिजबिल को अजीब नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग क्यूरियस होते हैं। यह दिखाता है कि लोग अनफेमिलियर चीज़ों से अक्सर डर जाते हैं। बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल मिजबिल और लेखक के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। मिजबिल लेखक को पहचानता है, उसके साथ सुरक्षित महसूस करता है। यह रिलेशनशिप फ्रेंडशिप और ट्रस्ट पर आधारित होती है। मैसेज ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर का मैसेज यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं। इंसान और जानवर के बीच भी फ्रेंडशिप हो सकती है। नेचर के क्रिएचर्स को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। लव और केयर से कोई भी रिश्ता मजबूत बनता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यह कि यह कहानी सिर्फ एनिमल स्टोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है मैन और एनिमल रिलेशनशिप, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। चैप्टर 7 मैडम राइड्स दी बस का मतलब होता है छोटी लड़की का अकेले बस में सफ़र करना। यह कहानी यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बस का कंडक्टर उस छोटी सी बच्ची को मजाक में मैडम कहकर बुलाता है। यह कहानी लिखी है वल्ली कन्नन ने। यह कहानी के 8 साल की लड़की वल्ली के बारे में है। वल्ली एक छोटे से गांव में रहती है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ ज़्यादातर काम में बिजी रहती थी। इसलिए वल्ली ज़्यादातर समय अकेले रहती थी। वल्ली क्यूरियस थी। उसका सबसे पसंदीदा काम था कि बस स्टैंड के पास खड़े होकर लोगों को देखना और बसों के आते जाते देखना। धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा पैदा होती है कि बस में बैठकर शहर तक जाना। वल्ली बिना किसी की मदद के बस का किराया पूछती है और बस पर बैठ जाती है। सीक्रेटली तैयार करती है
एक दिन वली अकेले बस में बैठ जाती है। कंडक्टर उसे मजाक में मैडम कहकर बुलाता है। वली को अच्छा लगता है क्योंकि उसे पहली बार एक इंडिपेंडेंट बच्ची की तरह ट्रीट किया जाता है। बस की यात्रा के दौरान वली बाहर की दुनिया को ध्यान से देखती है। रास्ते में वह एक डेड काऊ देखती है। वह गाय जो पहले उसे हंसाती थी, अब उसे दुखी कर देती है। यह अनुभव से उसे समझाता है कि लाइफ सिर्फ खुशी नहीं, दुख भी सिखाती है। वली शहर में कहीं कहीं बैठकर कहीं घूमती है। वह किसी को नहीं बताती कि वह अकेले बस में गई थी। उस तो मुख्य संदेश यही है इस चैप्टर का कि यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी सीखने की शुरुआत है। आत्मविश्वास से बच्चा भी बड़ा फैसला ले सकता है। अनुभव इंसान को बड़ा और समझदार बनाता है। बहादुरी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस, इसका मतलब है बनारस में दिया गया उपदेश। यह कहानी लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध के उपदेश पर आधारित है। यह कहानी के एक महिला किज़ा गौतमी के से शुरू होती है। उसका इकलौता बेटा मर जाता है। वह बहुत दुखी हो जाती है और पागलों की तरह अपने बेटे की जिंदा करने की दवा खोजने लगती है। क्योंकि दवा होता नहीं है तो बुद्ध उसे कहते हैं कि अगर वह सरसों के ऐसे घर से सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स ले आए जहाँ कभी कोई नहीं मरा हो, किसी का मृत्यु हुआ ही नहीं हो उस घर में। तो किज़ा गौतमी एक एक घर जाती है, वहाँ पे कोई भी घर से उसको वैसा सरसों का बीज नहीं मिलता है जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। तब उसे समझ आता है कि मृत्यु, डेथ, जीवन का अटल सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। वह अपने दुख को स्वीकार करती है और भगवान बुद्ध की शिष्या बन जाती है। भगवान बुद्ध बनारस में उपदेश देते हैं कि लाइफ में सफरिंग है, लेकिन डिजायर और अटैचमेंट छोड़कर शांति पाई जा सकती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज, मृत्यु जीवन का सच है। दुख से भागा नहीं जा सकता, स्वीकार करना पड़ता है। अटैचमेंट दुख का कारण है। विजडम और ट्रूथ से ही शांति मिलती है। चैप्टर 9 द प्रपोजल का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। यह एक वन एक्ट प्ले है जो कॉमेडी पर आधारित है। यह नाटक लिखा गया है एंटोन चिखोव ने। यह कहानी 3 कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। पहला लिमोव, नताल्या और चुबुकोव। लिमोव अपनी नेबर नताल्या से शादी का प्रपोज़ल देने आता है, लेकिन असली प्रपोज़ल देने से पहले ही वह ज़मीन के मुद्दे के बारे में झगड़ने लगते हैं और विवाद हो जाता है। ऑक्सेन विडोव्स नाम की ज़मीन को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है कि लिमोव को पाल्पिटेशंस यानी कि दिल की तेज धड़कन की समस्या हो जाती है। वह बार बार बेहोश हो जाता है। जब नतालिया को जब पता चलता है कि लिमोव शादी का प्रपोजल देने आया था, तो वह परेशान हो जाती है और उसे वापस बुलवाती है। लेकिन अब दोनों एक नई बात पर लड़ने लगते हैं। उनके कुत्तों की नस्ल ब्रीड को बेहतर है। ऐसे जब वो लड़ने लगते हैं, बहस और बेहोशी के बीच प्रपोजल हो जाता है, लेकिन झगड़ा भी खत्म नहीं होती। मुख्य संदेश, यह नाटक हमें सिखाता है कि लोगों की बातों पर बड़ा बना देता है, बहुत बड़ा बना देता है। ईगो और प्रॉपर्टी में दब जाते हैं। यह ह्यूमन नेचर और व्यंग्य सैटायर है। अब हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट फ्लाइट ऑल पोएम्स। अब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के सारे पोएम्स को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे कण। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस कविता में कवि बताते हैं कि एक दिन उनका मूड बहुत ख़राब था। उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा दिन रिंड यानी कि ख़राब हो जाएगा। उसी समय एक क्रो यानी कि कौवा एक हेमलॉक ट्री यानी कि जहरीले पेड़ पर बैठा होता है। आमतौर पर क्रो को लोग नेगेटिव और अपशगुन मानते हैं और हेमलॉक ट्री दुख, जहर और बुरे विचारों को दर्शाता है। जब कौवा हिलता है तो उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। यह छोटी सी घटना कवि का मूड टोटली चेंज कर देता है और वो खुश हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस घटना से उनका जो खराब होने वाला दिन था वो सेव्ड यानी कि बच जाता है। इम्पॉर्टेंस इंग्लिश हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर से, इस पोएम से। रिंड यानी कि खराब हो जाना, सेव्ड यानी कि बच जाना, मूड यानी कि मन की स्थिति और सिंबल यानी कि प्रतीक। मुख्य संदेश, मेन मैसेज, यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी इंसान का मन बदल सकती है।
और नकारात्मक नेगेटिव सोच को सकारात्मक पॉजिटिव बना सकती है। सेकेंड पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब होता है आग और बर्फ। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। इस कविता में कवि दुनिया के एंड यानी कि दुनिया के खत्म होने के बारे में बात करते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया फायर यानी कि आग से खत्म होगी और कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया आइस यानी कि बर्फ से खत्म होगी। यहाँ फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं है। फायर यहाँ डिजायर यानी कि लालच, चाहत, गुस्सा और नफरत को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि अगर इंसान की डिजायर और हेटर्ड ऐसे ही बढ़ती रही, ऐसे ही बढ़ती रही तो वही दुनिया को नष्ट कर सकती है। आइस वही आइस यानी कि बर्फ कोल्डनेस और सेल्फिशनेस ऑफ और लैक ऑफ इमोशंस को दर्शाती है। कवि मानते हैं कि अगर इंसान का दिल बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल शीतल हो जाए तो मतलब उसमें कोई भावना ही न बचे तो यह भी दुनिया तो इसे भी दुनिया के खत्म होने के लिए काफ़ी है। अंत में कवि यह कहते हैं कि उनके हिसाब से फायर यानी कि दुनिया को खत्म करने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आइस से भी दुनिया खत्म हो सकती है। वह इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स। फायर यानी कि लालच, गुस्सा, नफरत का प्रतीक। आइस यानी कि ठंडापन, स्वाद और भावनाओं की कमी। डिजायर यानी कि चाहत और लालसा। हैटर्ड यानी कि नफरत। मुख्य संदेश। यह कविता हमें सिखाती है कि इंसान की बुरी भावनाएं जैसे लालच, नफरत और स्वार्थ दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू का मतलब होता है चिड़ियाघर में बंद एक बाघ। यह कविता लेल्सी नॉरिस ने लिखी है। इस कविता में कवि एक टाइगर यानी कि बाघ की हालत बताते हैं जो जू यानी कि चिड़ियाघर में एक केज यानी कि पिंजरे में बंद है। बाघ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जानवर है, लेकिन पिंजरे में वह बेबस और उदास दिखाई देता है। कवि बताते हैं कि बाघ क्वाइटली वॉक्स करता है यानी कि धीरे धीरे पिंजरे में टहलता है। उसके उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है। कभी फिर बाघ की नेचुरल लाइफ की कल्पना करते हैं जंगल में, क्योंकि जैसे जंगल में खुले आसमान के नीचे रहता है, नदी के पास चलता है, हिरणों हिरणों का शिकार करता है और इंसानों से नहीं डरता। लेकिन जू में उसकी सारी फ्रीडम छीन ली गई है, पूरी उसको खोखला कर दिया गया है। रात के समय बाघ आसमान में चमकते स्टार्स को देखता है और पिंजरे की सलाखों के पीछे से आज़ादी को महसूस करता है। यह दृश्य हमें बाघ के दर्द को समझाता है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स। केज यानी कि पिंजरा। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। पावरफुल यानी कि ताकतवर। साइलेंट एंगर यानी कि दबा हुआ गुस्सा। मुख्य संदेश मेन मैसेज ऑफ दिस पोएम। यह कविता हमें सिखाती है कि जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करना गलत है ना। हर जीव को आज़ादी चाहिए ही चाहिए। जैसे हम मनुष्य को चाहिए वैसे हर जीव को चाहिए। जीने का अधिकार है। चिड़ियाघर जानवरों की नेचुरल लाइफ छीन लेते हैं। फोर्थ पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवरों को पहचानने का एक अलग तरीका, मतलब एक तरीका। यह कविता कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। यह कविता दिखने में सीख देने वाली लगती है, लेकिन असल में यह एक ह्यूमरस पोयम है, जैसे कि यानी कि मजाक और व्यंग से भरी कविता है। मजाक भी है और इससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कवि जंगली जानवरों को पहचानने का एक बहुत ही यूनिक तरीका बताते हैं। बहुत मज़ेदार और फ़नी ढंग से बताते हैं। कवि कहते हैं कि अगर आप जंगल में जाएं और आपको कोई एशियन लायन दिख जाए जो रोरिंग यानी कि दहाड़ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वह लायन है। लेकिन अगर वही जानवर आपको अटैक कर दे और मार डाले तो यह उसकी पहचान का सबसे पक्का तरीका है। यह बात कवि मजाक में कहते हैं, मजाक ही में कहते हैं। इसके बाद कवि बंगाल टाइगर की बात करते हैं। बंगाल टाइगर बाघ है ना। अगर कोई जानवर आपको देखकर लिप्स है ना, लिप्स यानी कि छलांग लगाकर सीधे आप पर कूद पड़े है ना, आप पर अटैक कर पड़े तो और आपको खा जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह टाइगर है ना। क्या है वह टाइगर है, बाघ है। यहाँ भी कवि सीरियस बात को मजाक के अंदाज में कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। फिर कवि बियर यानी कि भालू की बात करते हैं। अगर भालू आपको कस कर गले लगा ले है ना, क्या कर ले, गले लगा ले, तो आप समझ जाइएगा कि वह बियर है यानी कि भालू है। और अगर अगर वह आपको मार ही डाले है ना, अगर आपको मार ही डाले तो यह भी पहचान का उसका पक्का तरीका है। यह भी आयरनी के साथ कहा गया है। अंत में कवि हाइना और क्रोकोडाइल की बात करते हैं है ना। अगर कोई जानवर हंसता हुआ दिखे,
क्या करता हुआ दिखे, हंसता हुआ दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, हाइना है। और अगर कोई जानवर बिना आवाज़ किए आपको खा ही जाए, है ना, अगर आपको खा जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है, यानी कि मगरमच्छ है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स, ह्यूमरस यानी कि मजाकिया, जैसे हम लोग हर रोज करते हैं। रोरिंग यानी कि दहाड़ना। लिप्स यानी कि छलांग लगाना। अटैक यानी कि हमला करना। मुख्य संदेश, मेन मैसेज ऑफ द पोयम, यह कविता हमें सिखाती है कि यह एक सीरियस लेसन नहीं बल्कि एक फनी पोम है। कवि जानवरों के खतरनाक स्वभाव को मजाक और आयरनी के जरिए दिखाते हैं। इस कविता का मेन एम हंसाते हुए समझाना है, ना कि सच में जंगल जाने की सलाह देना। ठीक है। फिर पोयम, द बोल पोयम। द बोल पोयम का मतलब होता है गेंद के बारे में कविता। यह कविता जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इस कविता में कवि एक लिटिल बॉय यानी कि एक छोटे से बच्चे यानी कि एक छोटे लड़के की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि लड़के की एक बॉल यानी कि गेंद है ना, पानी में गिर जाती है। पानी में या फिर नदी में कहीं पे भी गिर जाती है और वह हमेशा के लिए खो जाती है। यह गेंद लड़के के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उसकी हैप्पीनेस और चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ी हुई थी। जब गेंद खो जाती है तो लड़का बहुत सैड हो जाता है, उदास हो जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। कवि कवि कहते हैं कि वह लड़के की नई गेंद नहीं वह लड़के को नई गेंद नहीं देता, क्योंकि वह चाहते हैं कि लड़का इस लॉस यानी कि नुकसान को खुद समझे। यह नुकसान लड़के को ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सिखाता है। वह सीखता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती। कभी ना कभी हमें अपने प्यारे चीज़ों को खोना भी पड़ सकता है और खोते ही हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स, है ना। लॉस यानी कि नुकसान। लॉस यानी कि नुकसान। पोसेशंस यानी कि अपनी चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। ग्रीफ यानी कि दुख। मुख्य संदेश, यह कविता हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में नुकसान होना नॉर्मल है। इंसान धीरे धीरे लॉस सहना भी सीख जाता है। यही एक्सपीरियंस इंसान को मैच्योर बनाता है। सिक्स्थ पोयम, अमांडा। अमांडा का मतलब होता है अमांडा नाम की एक छोटी सी लड़की है। यह कविता रॉबिन क्लाइन ने लिखी है। इस कविता में एक छोटी लड़की अमांडा की कहानी है। अमांडा को उसकी माँ बार बार डांटती है, टोकती है, समझाते रहती है। माँ उसे कहती है कि ठीक से बैठो, नाखून मत चबाओ, इसी तरह से चलो, सही तरह से चलो और अच्छे मैनर सीखो, गलत तरीका मत सीखो। अमांडा बाहर से सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, एक अलग ही वे में दुनिया चल रही होती है। वह अपने मन में खुद को फ्री यानी कि आज़ाद महसूस करती है। कभी वह सोचती है कि वह मरमेड है। मरमेड यानी कि एक जलपरी होती है, एक किस्म का जलपरी होती है समुद्र, जो समुद्र में आज़ादी से तैर रही है। कभी वह खुद को एक ऑर्फन समझ लेती है, यानी कि अकेली बच्ची मानती है जिसे कोई रोक टोक नहीं करता। यहाँ कवि यह दिखाना चाहते हैं कि अमांडा को ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और ज़्यादा कंट्रोल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर बच्चा थोड़ी आज़ादी, थोड़ा खुशी और अपनी सोच की जगह चाहता है। इम्पॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिदायतें। कंट्रोल यानी कि रोक टोक। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, है ना, फीलिंग्स। मुख्य संदेश, मेन मैसेज ऑफ द पोयम, यह कविता हमें सिखाती है कि बच्चों को समझना जरूरी है, लेकिन उन पर ज़्यादा दबाव डालना गलत है। बच्चों की भी अपनी फीलिंग्स और इमेजिनेशन होती हैं। सेवन्थ पोम, द ट्रीज। द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों की बात करने वाली कविता। यह कविता एड्रियन रीच ने लिखी है। इस कविता में कवि पेड़ों के जरिए एक सिंबॉलिक मैसेज देते हैं। कविता में पेड़ किसी घर के अंदर कांच के कमरे में बंद है ना, और यह पेड़ असल में उन लोगों को दर्शाता है ना, उन लोगों को दर्शाता है, ये पेड़ उन लोगों को दर्शाता है जो लंबे समय से बंधे हुए हैं और दबे हुए हैं। धीरे धीरे पेड़ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उनकी जड़ें, पत्ते और टहनियाँ आज़ादी की तरफ बढ़ती हैं। यह दृश्य बताता है कि कोई भी चीज़ हमेशा बंद नहीं रह सकता। कवि दिखाते हैं कि जब पेड़ बाहर निकलते हैं तो पूरा घर खाली हो जाता है। यह बताता है कि आज़ादी पाने के बाद पीछे कुछ भी नहीं बचता।
आज़ादी पाने के बाद पीछे कुछ भी नहीं बचता। इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स: सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, ऑपरेशन यानी कि दबाव, बंधन, रिबेलियन यानी कि विद्रोह। मुख्य संदेश, मेन मैसेज ऑफ द पोएम: यह कविता हमें सिखाती है कि दबाई गई चीज़ें एक न एक दिन बाहर आती ही हैं। आज़ादी हर जीव का अधिकार है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। एट्थ पोएम, फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा। यह कविता कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। इस कविता में कवि कोहरे की तुलना एक कैट यानी कि बिल्ली से करते हैं और कवि कहते हैं कि कोहरा चुपचाप आता है और जैसे कोई बिल्ली धीरे धीरे कदम रखती है, कोहरा भी शहर और बंदरगाह पर कुछ समय के लिए रुकता है, फिर अपने हिसाब से वो बिना किसी आवाज़ किए चला जाता है, जैसे एक बिल्ली करती है, आती है और चली जाती है। यह बताता है कि कोहरा ना तो ज़बरदस्ती आता है और ना ही ज़बरदस्ती जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स: फॉग यानी कि कोहरा, हार्बर यानी कि बंदरगाह, साइलेंट यानी कि शांत, मेटाफोर यानी कि रूपक या तुलना किया जिसे हम करते हैं। मुख्य भाव, मैसेज: यह कविता सिखाती है कि कुछ चीज़ें जीवन में चुपचाप आती हैं और चुपचाप चली जाती हैं। हमें उनसे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। हर बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। डीप मीनिंग: कोहरा यहाँ जीवन की उन स्थितियों को दिखाता है, उन स्थितियों को बताता है जो अचानक आती हैं और थोड़ी देर के बाद अचानक चली भी जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं। नाइन्थ पोएम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द टेल ऑफ द ड्रैगन। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन का मतलब होता है कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी। यह कविता ऑगडेन नास ने लिखी है। यह कविता एक बैलेड पोम है, यानी कि यह कविता कहानी के रूप में लिखी गई है और इसमें हल्का हल्का सा ह्यूमर भी है। कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। पहला बिलिंदा, दूसरा इंक यानी कि द कैट, तीसरा ब्लिंक यानी कि द माउस, चौथा कस्टर्ड द ड्रैगन। बिलिंदा और उसके पालतू जानवर खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। इंक और ब्लिंक हमेशा कहते हैं कि वे बहुत ब्रेव हैं, लेकिन कस्टर्ड जो एक ड्रैगन है वह खुद को बहादुर नहीं मानता है। कस्टर्ड हमेशा सुरक्षा चाहता है, अपने लिए और सभी के लिए सुरक्षा चाहता है और डरने वाला लगता है। बाकी सभी कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं, बहुत व्यंग करते हैं उसके बारे में और उसे कॉवर्ड यानी कि डरपोक कहते हैं। एक दिन अचानक एक पायरेट घर में घुस आता है। अब वही बिलिंदा, इंक और ब्लिंक जो खुद को बहादुर कहते थे, डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन उस समय कस्टर्ड आगे आता है और वह अपनी आग उगलता है और पायरेट को भगा देता है, वहाँ से छूमंतर कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कस्टर्ड ही सबसे ज़्यादा ब्रेव था, चाहे वो जितना भी क्यों नहीं डरता था, लेकिन वही ब्रेव था। इंपॉर्टेंट इंग्लिश हार्ड वर्ड्स: बैलेड यानी कि कहानी वाला कविता, ब्रेव यानी कि बहादुर, कॉवर्ड यानी कि डरपोक, पायरेट यानी कि समुद्री डाकू। और मुख्य भाव, मैसेज: यह कविता हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी शब्दों से नहीं, काम से दिखती है, कि आप कैसा काम किए हैं आखिरकार तक। जो लोग ज़्यादा डींगे मारते हैं, जरूरी नहीं कि वही बहादुर हों। डीप मीनिंग्स: कस्टर्ड डरता जरूर है, लेकिन जब सही समय आता है तो वही सबसे सही काम करता है। डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के बावजूद सही काम करना ही असली बहादुरी है और हमें बहादुरी इसी तरह बनना चाहिए। अब टेंथ पोम, द लास्ट पोम फॉर एन ए ग्रेगरी। इस पोएम को हम एक अच्छे वे में, एक अलग वे में कनेक्ट करवा के बताएंगे, क्योंकि ये जो पोएम है वो सच्ची घटनाओं और पोएम के अंदर को दोनों को बताता है। यह कविता विलियम बटलर ईट्स यानी कि W.B. ईट्स ने लिखी है। यह कविता एक साइकोलॉजिकल पोएम है, फिलोसॉफिकल पोएम है, यानी कि यह कविता जीवन और इंसानों की सोच के बारे में गहरी बात रखती है, मतलब गहरी बात करती है। एक बॉन्डिंग टाइप में है ये कविता में एक युवक एने ग्रेगरी से बात करता है। वह कहता है कि लोग एने को उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर यानी कि सुनहरे बालों की वजह से पसंद करते हैं। युवक समझाता है कि अगर
एन्ने ग्रेगरी के बालों का रंग बदल दिया जाए, है ना, तो शायद लोग उसे उतना पसंद नहीं करेंगे जितना अभी करते हैं। एन्ने ग्रेगरी जवाब देती है कि अगर कोई उसे उसके बालों की वजह से नहीं बल्कि उसके ट्रू सेल्फ की वजह से प्यार करे तो वही सच्चा प्यार होगा, वही वो सच्चा प्यार मानेगी। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि ईश्वर ही ऐसा है जो किसी इंसान को उसकी इनर ब्यूटी यानी कि अंदरूनी सुंदरता के लिए प्यार करता है। इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स, फिलोसॉफिकल यानी कि जीवन की गहरी सोच, है ना, जीवन की गहरी सोच। आउटर ब्यूटी यानी कि बाहरी सुंदरता। इनर ब्यूटी यानी कि अंदरूनी सुंदरता। ट्रू सेल्फ यानी कि असली व्यक्तिगत ट्रू सेल्फ यानी कि असली व्यक्तित्व। मुख्य भाव मैसेज, यह कविता सिखाती है कि लोग अक्सर दिखावे और सुंदरता को देखकर प्यार करते हैं, है ना, और ऐसा ही होता है, देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा इंसान के स्वभाव और आत्मा से ही होता है। डीप मीनिंग, आउटर ब्यूटी समय के साथ खत्म हो सकती है, आउटर ब्यूटी समय के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन इनर ब्यूटी हमेशा ही रहती है, इनर ब्यूटी हमेशा ही रहती है। यही वजह है कि हमें किसी को चेहरे या रूप से नहीं बल्कि उसके अच्छे गुण से पहचानना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यह कविता अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी पर आधारित है। मुख्य थीम, इनर ब्यूटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी। इनर ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी, यानी कि अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के सारे, है ना, के सारे पोम्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं, है ना। सो अब हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि क्लास 10th का दूसरा बुक पर आ चुके हैं। यह किताब वैज्ञानिक प्रयोगों, जासूसी, ईमानदारी और भावनाओं से भरी है। चैप्टर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। कहानी, ट्रिकी नाम के एक कुत्ता बहुत मोटा हो चुका है, हो जाता है क्योंकि उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत खिलाती है पिलाती है। डॉक्टर हैरियट उसे बिना दवा सिर्फ खाना कम करके और दौड़ा कर उसे ठीक कर देते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार नुकसानदायक होता है। चैप्टर 2, द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी। कहानी, हरी सिंह 15 साल का चोर अनिल नाम के एक लेखक के यहाँ काम करता है। अनिल बहुत भोला और हरी को पढ़ाता है। एक दिन हरी अनिल के पैसे चुराता है, लेकिन अनिल की अच्छाई देखकर वापस कर देता है। इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है? प्यार और विश्वास किसी का भी दिल जीत सकता है और बदल सकता है। चैप्टर 3, द मिडनाइट विजिटर, आधी रात का मेहमान। कहानी, ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है जो जासूस जैसा नहीं दिखता लेकिन बहुत चालाक है। वह अपने दुश्मन मैक्स को बालकनी की झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बनाकर उसे अ, बनाता है और मैक्स खिड़की से कूद जाता है जहां बालकनी थी ही नहीं। सीख, दिमाग से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। चैप्टर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल। कहानी, होरिस डेनबी एक चोर है जो साल में एक बार कीमती चोरी करता है। वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने जाता है, लेकिन वहाँ एक युवा महिला उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और खुद को घर की मालकिन बताकर उसे लूट लेती है। इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है? चोरों के बीच भी भरोसा नहीं होता। चैप्टर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान। कहानी, ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक का ऐसी दवा बना लेता है जिससे इंसान गायब हो सकता है। वह इसका गलत इस्तेमाल करता है, मकान मालिक के घर में आग लगाता है और कपड़े न होने के कारण सर्दी में बिना पैरों के निशान के भागता है। सीख, विज्ञान का दुरुपयोग, मिसयूज विनाशकारी है। चैप्टर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। कहानी, रिस्ड एब्राइट बचपन से ही कीड़ों बटरफ्लाई में रुचि रखते थे। अपनी मेहनत और जिज्ञासा से वह अपना महान वैज्ञानिक बने जिन्होंने तितलियों के जीवन चक्र और कोशिकाओं सेल्स पर रिसर्च की। सीख, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। चैप्टर 7, द नेकलेस, गले का हार। कहानी, मटिल्डा बहुत सुंदर एक सुंदर है पर गरीब है। अपनी अमीरी दिखाने के लिए वह अपनी सहेली से हार उधार लेकर पार्टी में जाती है, पर हार खो जाता है। वह उसका पति 10 साल कर्ज में डूबकर असली हार खरीदते हैं। अंत में पता चलता है कि असली हार नकली था। सीख, दिखावे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है और कर देती है। चैप्टर 8, भोली,
कहानी भोली बचपन में गिर जाने के कारण थोड़ी मंदबुद्धि थी और हाँ हकलाती थी। शिक्षक ने उसे पढ़ाया और आत्मविश्वास दिखाया। शादी के दिन जब लालची दूल्हा दहेज मांगता है तो भोली उसे मना कर देती है और वो कहती है कि हम दहेज नहीं दे सकते। आत्मविश्वास कमजोर को भीतर ताकतवर बना सकते हैं। चैप्टर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने धरती को बचाया। कहानी 20वीं सदी में माइंड मैक्स मंगल ग्रह का राजा धरती पर कब्जा करने आता है। वह धरती की एक बच्चों की किताब मदर गुज को गलत समझता है और डर कर भाग जाता है। इस तरह राइम्स बुक ने धरती को बचा लिया। सीख, कभी कभी सबसे छोटा और साधारण चीज़ भी अच्छा और सबसे बड़ा समस्या का हल कर देता है। अब हमारा फुटप्रिंट्स का सारा चैप्टर खत्म हो चुका है और आप सभी इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और हमने सारे इंग्लिश का क्लास 10 का अच्छे से समझ लिया है और आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर किसी को इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने और समझने में दिक्कत होता है या फिर नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चंस को जितना समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन उतना जितना समझ में आ रहा है उसी बेसिस पर अपना आंसर लिखिए और जितना हो सके उतना इन्हांस वे में कॉपी में उतारिए और जितना शब्द में पूछ रहा है उतना ही शब्द में उतना ही लाइंस में लिखने का प्रयास कीजिए और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिए और आंसर को खाली मत छोड़िए। और इस तरह से आप अपने इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चों को इंग्लिश में बहुत कठिनाई होती है या फिर समझने में दिक्कत होती है उनको लिखने में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। मैं चाहता हूँ कि जैसा आपको इंग्लिश में लिखने आ रहा है, जैसा भी इंग्लिश में लिखने आ रहा है, ठीक है, और जैसा भी आ रहा है आप समझें। और क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ समझाया है तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और उस मैसेज पर आप अपना इंग्लिश का आंसर लिखिएगा और अच्छे से अपने हिसाब से जितना भी हो सके उतना अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा और लिखिएगा। लास्ट रिमाइंडर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स के साथ दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसे जवाब देना है। और ये सब मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स की तरह से बनाया है, जैसे आप कम टाइम में भी इसको पढ़ सकते हैं और उससे आप लॉन्ग आंसर्स भी बना सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स भी बना सकते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर हार्ड वर्ड याद रखना पड़ता है, हार्ड वर्ड सोचना पड़ता है कि कहानी में क्या हार्ड वर्ड्स था और उस हिसाब से सारा लिखना पड़ता है। और जितना हो सके आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करने के बारे में सोचिएगा और लिखने के बारे में सोचिएगा। कभी भी टाइम मैनेज कीजिएगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप उसमें कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम। जय हिंद।